Hello students, welcome to the D chemistry classes. I am Deepen Kumar and today I am going to discuss atomic structure. तो यहाँ पर इसको हम पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट आपका है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ही सर्टेन पाथ्स में मूव कर सकता है, ठीक है। सभी जगह उसको मूव करने के लिए अलाउड नहीं होता है। तो जो आपके पाथ या सर्कुलर पाथ जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है उन्हें हम स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं या फिर ऑर्बिट बोलते हैं या फिर अलाउड एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसमें जो आपके सर्कुलर पाथ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड, उनको हम स्टेशनरी स्टेट, ऑर्बिट या फिर अलाउड एनर्जी लेवल बोलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती है, यानी कि वो एनर्जी लॉस नहीं करता, गेन नहीं करता है। वो लॉस या गेन कब करता है, देख सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल का मतलब यहाँ पर स्टेशनरी स्टेट या फिर आपका ऑर्बिट से है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ एनर्जी गेन करेगा तभी वो अपनी लेवल को छोड़कर ऊपर जा पाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कब, जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाता है। नेक्स्ट, अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का क्या करता है, लॉस करता है। और ये जो आपकी एनर्जी है यहाँ पर जो हम मेंशन कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपका रेडिएशन भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट आपका है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके जा रहा है या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके आ रहा है। तो ये आपका एक ट्रांजिशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसे बोलते हैं। तो इसकी जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला जो है V = डेल्टा E अपॉन H से दिया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर जो डेल्टा E है एनर्जी डिफरेंस है, ये जो आपके लेवल्स हैं, हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको डेल्टा E बोलते हैं। तो यहाँ डेल्टा E में E2 और E1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो हायर एनर्जी जो ज़्यादा है वैल्यू उसको पहले लिखते हैं और जो छोटी होती है उसको हम बाद में लिखते हैं, ताकि जो दोनों का डिफरेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर E2 जो है आपका एनर्जी ऑफ हायर स्टेशनरी स्टेट बोलें या फिर हायर एनर्जी लेवल बोलें, दोनों एक ही बात है। E1 जो है वो लोअर एनर्जी लेवल की जो आपकी एनर्जी है वो है। तो यहाँ पर E1 और E2 जानना जरूरी था, उससे हम डेल्टा E निकालेंगे। यहाँ पर H जो है आपका एक कांस्टेंट है, जिसे हम प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आपकी 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड होती है। तो ये आपका था फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। साथ में एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो आपका फॉर्मूला है इसे हम बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल भी बोलते हैं। तो मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है कि बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल क्या है। तो आई थिंक ये आपका फॉर्मूला उसमें हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन आर इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है वो एकदम कंटिन्यू नहीं होता है, वो पार्ट्स में होता है, टुकड़ों में होता है। तो ये जो आपका क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π। h/2π यहाँ पर जो h है, प्रीवियस अभी हमने जो आपको बताया है कि h आपका प्लांक कांस्टेंट है, यहाँ पर भी वही है। h/2π एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक फिजिकल वैल्यू है जिसका मल्टीपल होता है, या यूँ कह सकते हैं जैसे h/2π, 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π, इस तरह से आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका एंगुलर मोमेंटम है mvr से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला nh/2π है। यहाँ पर n जो है ये एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल जहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे, स्टेशनरी लेवल, अलाउड एनर्जी लेवल, ठीक है, ऑर्बिट्स, उनके लिए यहाँ पर पहली ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3, ये इस तरह से होता है। तो यहाँ जो आपका mvr है इसको हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और m जो है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड r आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिटल है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आई थिंक ये जो पॉइंट्स हैं आपके, इनको लर्न रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ये आपके जो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपके मल्टीपल चॉइस सिंपल टाइप के जो वन आंसर वाले, ओनली वन आंसर वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं उसमें आपसे पूछ लिए जाते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो इसमें आपको दिक्कत आ जाती है जब आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो ये बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए।
नेक्स्ट है आपका बोहर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। इसमें भी हम पॉइंट्स में इसको स्टडी करेंगे। तो देख सकते हैं अभी इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम प्रीवियसली आपको स्टडी करा चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्टेशनरी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी लेवल या ऑर्बिट की हम बात कर रहे थे उन्हीं की बात करेंगे। तो जो आपके स्टेशनरी स्टेट हैं उनको एक और नेम से भी बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है स्टेशनरी स्टेट, ऑर्बिट, अलाउड एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल्स, ये सारी चीज़ें आपकी एक होती हैं। नेक्स्ट आपका है रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट। अब बात आती है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में मूवमेंट करते हैं उनका कुछ रेडियस होगा, क्योंकि वो आपके पाथ कैसे थे, सर्कुलर पाथ थे। तो यहाँ पर जो रेडियस है उसका फॉर्मूला आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ए नॉट। ठीक है, आर एन का मतलब है रेडियस ऑफ nth स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, nth स्टेशनरी स्टेट के लिए जैसे आपको फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट के लिए निकालना है रेडियस, तो आप क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 ले लेंगे। सेकेंड के लिए अगर निकालना है तो n की वैल्यू 2 ले लेंगे। एंड थर्ड स्टेशनरी स्टेट के लिए ऑर्बिट की रेडियस निकालना है या एनर्जी लेवल की रेडियस निकालना है, तो उसमें हम यहाँ पर 3 रख देंगे। तो इस तरह से n की वैल्यू हम कंसिडर करके यहाँ पर पुट करके डिफरेंट जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं, स्टेशनरी स्टेट्स हैं, उनकी हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ए नॉट है वो भी जान लेते हैं क्या होता है। ए नॉट आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है, बोहर्स रेडियस बोलते हैं इसे। इसकी जो वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर होती है। ठीक है, बोहर्स रेडियस इसको क्यों बोलते हैं ये बता दें आपको। जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है उसकी जो रेडियस होती है उसको हम बोलते हैं बोहर्स रेडियस, और जो आपकी स्टेशनरी स्टेट होती है या ऑर्बिट होती है उसे हम बोहर्स ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। थर्ड आपका पॉइंट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस स्टेशनरी स्टेट्स। जो आपका इलेक्ट्रॉन है जो मूव करता है लेवल्स में, उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच ब्रैकेट 1/n²। इससे इसको कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर जो n है आपका वो क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 2 3 लाइक दैट, इस तरह से ही जैसे आप प्रीवियसली करते थे वैसे ही इसमें पुट करते हैं। आर एच आपका एक कांस्टेंट है जिसे हम रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू आपको जूल में यहाँ यूज़ करनी है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल वैल्यू रखी जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ पर हम एनर्जी निकालना चाहें, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इधर इसको मेंशन किया है। ये जो आपका देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका एनर्जी लिखा है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आप निकाल रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, n की वैल्यू आप 1 रख देंगे। ठीक है, n की वैल्यू 1 रख देंगे। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला था इसमें n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो यहाँ आएगा 1/n², यानी कि जो रिजल्ट है वो आपका रेडबर्ग कांस्टेंट के इक्वल आएगा, यानी E1 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो सेकेंड है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट। तो उसके लिए n इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, आपको 2 रखना पड़ेगा, और यहाँ E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18/4, क्योंकि यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। ऐसे ही फर्दर और अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हैं तो केवल आपको n की वैल्यू चेंज करनी है और कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से एनर्जी आप निकालते हैं। अब बात आती है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट इस तरह से मेंशन कर देते हैं, तो उसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने उसके लिए बनाया है यहाँ पे, जो आपका n इज इक्वल टू 1 है वो ग्राउंड स्टेट के लिए होता है। उसमें फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो n इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए, 1 होती है। तो अगर आपसे पूछे कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या करना है, आपको n की वैल्यू 1 रखनी है इस फॉर्मूले में, और आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मिल जाएगी। दूसरा है आपका सेकेंड स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, अब देखिए सेकेंड स्टेशनरी स्टेट को हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो लोग क्या करते हैं n इज इक्वल टू 1 रख के कैलकुलेट करते हैं, जो कि गलत हो जाता है क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए सेकेंड स्टेशनरी स्टेट में जाना है और आपको n की वैल्यू 2 लेनी है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड स्टेशनरी स्टेट जो होता है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होता है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट का
शुरुआत यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं होता है, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, एक्साइटेड स्टेट सेकेंड, एक्साइटेड स्टेट थर्ड। तो यहाँ पर जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे सेकेंड था तो ये सेकेंड आपका क्या था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट था। ऐसे ही थर्ड स्टेशनरी स्टेट जो है आपका वो क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। और फोर्थ स्टेशनरी स्टेट जो है आपका वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं इनको जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप एक्साइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं और उसमें अगर क्वेश्चन का मतलब सोल्यूशन निकाल रहे हैं या फिर एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये एन की वैल्यूज़ जो हैं इनको बहुत अच्छे से केयरफुली लर्न करिएगा ताकि इसमें गलती ना हो। लास्ट में एक आपका पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रॉन को मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर चला जाता है, तब अगर आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इफेक्ट से, इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाता है, यानी कि वो फ्री हो जाता है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो उस पर वर्क नहीं करता है, ऐसे केस में एन की वैल्यू जो है इन्फिनाइट ली जाती है। माना जाता है कि वो आपका इन्फिनाइट स्टेशनरी स्टेट में चला गया है। तो यहाँ पर जैसे ही n इज इक्वल टू इन्फिनाइट इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो आपको एनर्जी ज़ीरो मिलेगी। तो यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन जो एटम के बाहर है उसकी एनर्जी ज़ीरो होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो एटम के अंदर ही होती है, एटम के बाहर उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये जीरो कैसे आया बता दें आपको कि 1/इन्फिनाइट जो होता है वो जीरो होता है। जब यहाँ पर 1/इन्फिनाइट का स्क्वायर करेंगे, इन्फिनाइट का स्क्वायर आई थिंक इन्फिनाइट ही होगा, तो यहाँ जीरो आएगा। तो ये टोटल आपका ये कैलकुलेट होने के बाद में, क्योंकि जीरो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसे जीरो कर देगा। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये शॉर्ट आंसर टाइप में या फिर मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। और ये जो आपके एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट वाली बातें हैं ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इनमें कन्फ्यूज़न होती है और बहुत ईजी आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट कन्फ्यूज़न की वजह से आपसे गलत हो जाते हैं। तो इनको नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे से इनको लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है फोर्थ पॉइंट, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। इसके प्रीवियस वीडियो में, इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या होते हैं। जब आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। जितनी भी स्पीसीज आपकी हैं, चाहे वो भले ही आयंस क्यों ना हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन ही है उसमें तो उसको हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हम बोलते हैं। तो अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी हो जैसे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए तब तो सिंपल है, बट जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होती हैं उनके लिए जब कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है। जैसा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखते थे हम, एनर्जी का फॉर्मूला En इज इक्वल टू -RH 1/n²। बट यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए हम Z²/n² करेंगे। तो यानी कि जो फॉर्मूला था उसमें Z² से और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वो रिजल्ट जो भी होता है वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए आ जाता है। यहाँ पर Z जो है क्या है जान लेते हैं। Z आपका एटॉमिक नंबर होता है एटम का, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं He+ एंड लिथियम डबल+, ये आपके कैसे हैं, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं। क्यों? क्योंकि हीलियम प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका मूव कर चुका है, निकल चुका है। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। लिथियम डबल+ में क्या है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल+ आया इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर जा चुके हैं, यानी कि इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो He+ एंड लिथियम डबल+, ये दोनों ही आपके क्या हैं, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं। और इनके लिए जो Z की वैल्यू है वो 2 और 3 है, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर भी 2 और 3 होते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। N की वैल्यू जो है इसमें भी 1 2 3 4 इस तरह से लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए ग्राउंड स्टेट के लिए निकालिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, उसमें ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी निकालिए तो 1 रखिए। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए बोला जा रहा है या फिर सेकंड स्टेशनरी स्टेट के लिए बोल रहे हैं तो N की वैल्यू 2 रखेंगे। ऐसे ही आगे हम फर्दर रखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए होता है। नेक्स्ट आपका है रेडियस। अगर फॉर्मूला इसका एनर्जी का फॉर्मूला ये है तो रेडियस का भी फॉर्मूला कुछ चेंज होगा, तो बिल्कुल चेंज होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं Rn इज इक्वल टू n²A0/Z, यानी इसमें हम क्या करते हैं, Z से डिवाइड कर देते हैं, उसके एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि जो आपकी रेडियस होती है nth ऑर्बिटल की, वो आपके एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ही रेडियस क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी।
ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइसेस में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जिनमें आपको ऑर्डर में अरेंज करना हो या फिर उनमें सबसे बेस्ट सेलेक्ट करना हो, तो आपको ये रिलेशन का याद रखना ज़रूरी है। इसमें एक नोटेबल पॉइंट है, द एनर्जी बिकम्स मोर नेगेटिव, यानी कि जैसे जैसे एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव होती जाती है वैसे वैसे रेडियस क्या होती है और कम होती चली जाती है जैसे जैसे आपका ये बढ़ता है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे रेडियस आपकी कम होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन आपका जिसके लिए आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका न्यूक्लियस के लिए वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होगा और बहुत ही टाइटली बॉन्ड होगा, उसको बाहर निकालना इतना आसान नहीं होगा। तो आई थिंक ये जो पॉइंट है आपका, इससे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी का मतलब है कि जो आपका रिवोल्यूशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट्स में, उसका वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हैं वो इस फॉर्मूले से। nth स्टेशनरी स्टेट में आप Vn इज इक्वल टू NE1/h से निकाल सकते हैं। h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। और यहाँ पर Vn जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z के, यानी कि वेलोसिटी जैसे जैसे उसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या है, इंक्रीज होती चली जाती है। यहाँ पर E1 का मतलब है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो आपको वैल्यूज दी हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दूसरी आपकी जूल में है। तो दोनों ही वैल्यूज आप यूज कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, या जहाँ जहाँ भी आप इसको यूज करना चाहते हैं ई को, वहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कैलकुलेट करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं, जूल में करना चाहें जूल में भी कर सकते हैं। जूल में करना है तो आपको 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल लेना पड़ेगा वैल्यू, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको करना है तो आपको 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी। एच की वैल्यू आपकी वही रहेगी 6.6 इंटू 10⁻34, तो ध्यान रखिएगा। लास्ट में एक पॉइंट है कि क्वेश्चन अगर किया जाए कि जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है क्या वो लाइन स्पेक्ट्रम, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, क्या उसको एक्सप्लेन करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि आपने इसके प्रीवियस वीडियो के पार्ट में देखा था कि जो एनर्जी थी ट्रांजिशन की वो आपकी RH ब्रैकेट 1/NF² माइनस 1/NI²। यहाँ पे NF का मतलब है फाइनल स्टेज का जो N है, ठीक है, यानी कि अपर स्टेज का जो है, और जो आपका NI है वो इनिशियली, यानी कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से चलना शुरू कर रहा है, जहाँ से स्टार्ट कर रहा है ट्रांजिशन, और जहाँ तक जा रहा है वो आपका NF है। तो ये जो फॉर्मूला था ये वहाँ पे आपने खुद स्टडी किया था, तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से था? जी हाँ, बिल्कुल ये यहीं से आया था। ठीक है, हमने एक चीज़ और भी बताई थी कि अगर आपको हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर क्या करते हैं, Z² का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर यहीं से आया है तो इसका मतलब क्या है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करता है। ध्यान रखिएगा, अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो यहाँ पर NF की वैल्यू ज़्यादा आती है NI से, और अगर इमिशन होता है रेडिएशन का या एनर्जी का तो वहाँ पर NF की वैल्यू कम आती है NI से। ये दोनों आपको पॉइंट लर्न रखने हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। नेक्स्ट आपका है लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका लिमिटेशन था, इसी वजह से इसको किन वजहों से, किन कारणों से इसको रिजेक्ट किया गया था, उसके पॉइंट्स हम देखेंगे। पहला ये था कि जो आपका बोहर्स एटॉमिक मॉडल था वो स्टार्क इफेक्ट एंड ज़ीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो आपका बोहर्स एटॉमिक मॉडल है वो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसकी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं इसके प्रीवियस पार्ट में, वीडियो के इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है एंड स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। देखिए, स्पेक्ट्रल लाइन की जो स्प्लिटिंग है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में परफॉर्म हो रही है, डन हो रही है, तो वो आपकी ज़ीमैन इफेक्ट बोली जाती है। और जो अगर ये स्प्लिटिंग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रही है तो इसे हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो आपका बोहर्स एटॉमिक मॉडल है ये एटम्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यहाँ पे देख सकते हैं इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स थ्रू द केमिकल बॉन्ड, यानी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उनके बीच में, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो बात आती है कि जब ये रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद में एक नया मॉडल आया। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन के लिए, एटम के बारे में जानकारी देने के लिए, उसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं। तो अब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डिस्कस करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को एक और नेम से बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ बोहर्स मॉडल। ठीक है, बोहर्स मॉडल के ये आगे आया था, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए आया था, तो यहाँ पर इसको एक और नाम से बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ बोहर्स मॉडल। इसमें इन्होंने दो बातें बोली थी। एक तो उन्होंने ये बोला था कि मैटर जो है आपका वो डुअल नेचर का होता है। दूसरा इन्होंने ये बोला था कि आपका जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग ने दिया था ये कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों का एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला देखते हैं, पहला आपका है पॉइंट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जो है उसमें वेव एंड पार्टिकल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होते हैं, दोनों के नेचर होते हैं, वो दोनों की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, अगर आपका पार्टिकल और वेव दोनों नेचर हैं तो उसका मतलब मैटर में मोमेंटम भी होना चाहिए और वेवलेंथ भी होनी चाहिए। अब मैटर का मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन से है, ठीक है, पार्टिकल से है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, अगर आपका पार्टिकल नेचर वेव नेचर दोनों हैं इलेक्ट्रॉन के पास में, तो उस इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। ठीक है, पार्टिकल है तो मास होगा, मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम है, देन उसके बाद अगर वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो वो वेव लेंथ भी उसकी कुछ होगी। ठीक है, तो ये जो आपका मोमेंटम और वेव लेंथ है, इसको डी ब्रॉगली ने एक रिलेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया था। वो आपका रिलेशन क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इस रिलेशन को जब उन्होंने बना लिया या डिराइव कर दिया तो ये प्रूव हो गया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका वेव एंड पार्टिकल दोनों नेचर उसमें होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लैम्डा जो है आपका वेवलेंथ है, p मोमेंटम है और h आपका प्लांक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू ये आपकी मेंशन है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। तो ये आपका था, इसमें डुअल नेचर होता है मैटर का, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने रिप्रेजेंट किया था। सेकेंड आपका है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी भी डायनेमिक बॉडी के लिए, मोमेंटम और उसकी पोजीशन दोनों को आप एग्जैक्टली एक साथ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि पोजीशन को आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको एक जगह फिक्स करेंगे तभी तो कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आपने उसको फिक्स कर दिया है तो मोमेंटम तो डायनेमिक पार्टिकल का निकाला जाता है, जब आपने उसको फिक्स कर दिया तो उसका आप मोमेंटम नहीं निकाल पाएंगे। और यही चीज़ अगर हम मोमेंटम पहले निकालते हैं, मान लेते हैं कि पार्टिकल को मूव करने देते हैं, मोमेंटम अगर निकालेंगे उसका हम, तो फिर उसकी पोजीशन नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो एक जगह है ही नहीं। तो इस तरह से जो आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो ये कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी। इसमें चाहें तो मोमेंटम के अलावा वेलोसिटी भी हो सकती है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन कैसा है? डायनेमिक पार्टिकल है, वो एक जगह बैठा नहीं है, एक जगह रुका हुआ नहीं है। तो इस तरह के जो भी आपकी बॉडीज़ होती हैं उनका एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसको इस फॉर्मूले से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था Δx × Δp इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4π। ये इन्होंने एक रिलेशन दिया था। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जब आप कैलकुलेशन करेंगे, जैसे इन पर कोई न्यूमेरिकल आपको अगर मिलता है तो ये जो इनइक्वालिटी है इसको हम मतलब रिमूव कर देते हैं, ग्रेटर देन जो है इसको हटा देते हैं, केवल इक्वल टू लेकर में से सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कभी न्यूमेरिकल मिले तो उसमें Δx × Δp इज़ इक्वल टू h/4π का फॉर्मूला लगाएंगे या उसको हम यूज़ करके निकालेंगे। अब बात आती है इसमें Δx Δp क्या है? Δp आपका क्या है? अनसर्टेनिटी, सॉरी Δp आपका है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, p मोमेंटम है, ठीक है। Δx है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड Δv है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। यहाँ पर p इज इक्वल टू mv होता है तो Δp को m Δv लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ रहा होगा दिमाग में कि यहाँ डेल्टा m के साथ क्यों नहीं लिखा गया? m के साथ इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि जो m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है। तो जो भी आपके पैरामीटर्स, जो आपके टर्म्स हैं, फिजिकल टर्म्स हैं, जो कांस्टेंट होते हैं उनके साथ डेल्टा यूज़ नहीं किया जाता है, केवल उन्हीं के साथ यूज़ किया जाता है जो टाइम के साथ या फिर आफ्टर सम टाइम चेंज हो जाते हों।
तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो चेंज हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, बट मास थोड़ी चेंज हो जाएगा, मास तो वही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर m डेल्टा v लिखा गया है। और इन रिलेशंस को यूज करके एक और यहाँ रिलेशन बनाया गया है, डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h अपॉन 4πm। इस m को यहाँ नीचे ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसे ही एक और रिलेशन होता है अगर h क्रॉस का हम यूज करें, ठीक है, ये भी आपका h क्रॉस एक नोटेशन होता है, इसमें h अपॉन 2π यानी कि जो प्लांक कांस्टेंट है उसका हाफ होता है h क्रॉस। तो अगर इसको हम यूज करते हैं तो यहाँ पर डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2π। ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होती है। अगर मल्टीपल चॉइस में आपको सारे ऑप्शंस रख दिए जाएं तो आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लगेंगे, होंगे भी, बट आप कंफ्यूज हो सकते हैं। h क्रॉस एंड h में डिफरेंस है, यहाँ पे हमने मेंशन किया h क्रॉस इज इक्वल टू h अपॉन 2π होता है। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h अपॉन h क्रॉस अपॉन 2π। ठीक है, ये इसके रिस्पेक्ट में लिखा जा सकता है। अब अगर ये भी फॉर्मूला था तो इसके रिस्पेक्ट में h क्रॉस के टर्म्स में एक और फॉर्मूला आपका आएगा जो होगा डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2πm। तो ये चारों रिलेशन आप लर्न रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, इसने ये कंफर्म कर दिया था कि जो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं या माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ होती हैं, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ का मतलब है आपका जो बहुत ही टिनी होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिनको हम नॉर्मल नेक्ड आइज से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इन बॉडीज़ पर न्यूटन्स के जो लॉ हैं वो अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करते हैं। अगर केवल पार्टिकल नेचर इनमें होता तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप इन पे अप्लाई कर सकते थे। इसको अभी हम नेक्स्ट अभी पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये प्रूव कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, इन पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होता है। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो क्लासिकल डायनामिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, ठीक है, न्यूटन्स डायनामिक्स भी उसे बोलते हैं, जिनमें न्यूटन्स के लॉ के बारे में आप स्टडी करते हैं, वो आपकी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर या माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ पर अप्लाई नहीं होती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है एक नोटेबल पॉइंट है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये कंफर्म करता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ पर अप्लाई नहीं होते हैं। माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल बॉडीज, वेरी स्मॉल बॉडीज़ विच आर नॉट आइडेंटिफाइड और ऑब्जर्व्ड बाय नेक्ड आइज। यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, ये आपके क्या हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, इनको माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बोलेंगे। तो जब ये आपका हो गया तो उसके बाद में एक समस्या आई कि अब इनको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके बाद में एक नया मॉडल आया जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स या फिर वेव मैकेनिक्स दोनों एक ही बातें हैं। ये जो आपके प्रिंसिपल्स हैं ये माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ पर अप्लाइड होते हैं, बहुत ही अच्छे से अलाउ होते हैं इनके लिए। और ये जो आपका नया मॉडल था इसका नाम क्वांटम मैकेनिक्स क्यों रखा गया ये आपको बता दें। क्वांटम प्रिंसिपल क्यों रखा गया, क्योंकि ये जो आपका प्रिंसिपल था ये एनर्जी, ये इस बात पर बेस्ड था, आधारित था कि एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ये आपके कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, एकदम टुकड़ों में होते हैं, कंटिन्यू नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटाइज्ड होते हैं, इन पर बेस्ड था, इसलिए इसका नाम जो है क्वांटम मैकेनिक्स रखा गया। तो ये जो आपके दोनों नोट हैं ये मल्टीपल चॉइस में या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से आ सकते हैं ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनको और नोट भी कर लीजिए।